ठीक है, ये कहानी शुरू होती है सन 1600 AD से, ईस्वी से। अच्छा, आप लोगों को ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर पता है? पता है। AD और BC में अंतर पता है? आफ्टर डेथ, तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो AD का मतलब ऑब्वियसली आफ्टर डेथ। नहीं, देखो ये मान लो 0 ईयर इसको कहा जाता है ना, ईसा मसीह के जन्म को, ईसा मसीह के जन्म को 0 मानते हैं। जिस दिन क्राइस्ट का जन्म हुआ 0। क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय ये BC कहलाता है, जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व है ना, ईसा के जन्म के पूर्व का समय, वो ईसा पूर्व BC कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय चल रहा है ये कहलाता है AD, यानी कि ईस्वी। और इसे हम, AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ये BC बिफोर क्राइस्ट, ये एनो डोमिनी। डोमिनोस खाने के बाद जलन होता है तो इनो चाहिए होता है ना, एनो डोमिनी। ठीक, अब दोनों में अंतर ये है कि भाई 0 के बाद ही संख्या शुरू होती, तो 0 से संख्या शुरू करते, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसा करके 100 साल आएगा, फिर 101, 102, 103, 104, फिर ऐसा करके 200 साल आएगा, ऐसे चलेगा। और इधर पे 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसा करके ये पहला 100 साल, फिर दूसरा 100 साल, इस तरह करते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए? 2000 में पहुँच गए। 2000 में पहुँच गए ना इस तरह से। और 2000 वाले में हम लोग कहाँ हैं अभी? 23वें साल में है, 2023 यहाँ है हम लोग। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय काल है उसे हम ईस्वी कहते हैं, AD कहते हैं। ठीक, ये तो सीधा काउंट होता है, ये उल्टा काउंट होता है। मतलब अभी आप देखो, अगर यहाँ 100 मतलब 100 AD में कोई राम पैदा हुआ है और 200 AD में श्याम पैदा हुआ है, तो राम बड़ा है कि श्याम? राम बड़ा है कि श्याम? राम बड़ा है ना इधर। लेकिन मान लो यहीं पर राम को मैं यहां लिख दूं 100 में और श्याम को यहां लिख दूं, अब यहां कौन बड़ा है? श्याम ने पूछ रही बता रही, श्याम बड़ा है ना, क्योंकि ये घटना पहले हुई है। ये गणना रिवर्स ऑर्डर में चलता है, लेकिन ये घटना पहले हुई है। 200 साल में 200 जब 200 BC या 200 ईसा पूर्व था तब श्याम पैदा हुआ। घटते क्रम में 100 ईसा पूर्व में ये पैदा हुआ, तो यहां पर श्याम बड़ा हो गया इससे 100 साल। उल्टा करना होगा ना, ये घटना पहले हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर हम ईसा मसीह के जन्म पर पहुंचे, फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ये घटना पहले हुई, फिर ये घटना बाद में हुई। इसका मतलब क्या हुआ? समझ गए दोनों इसी AD और BC का फंडा, है ना? अच्छा, अब कहानी शुरू होती है हमारी कब? 1600 AD में। AD बोले तो ईस्वी, 1600 AD। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है कि पहले का? बाद का समय। तो 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, अंग्रेजी हिंदी में भी ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, ये भारत आई। मतलब पहली बार अंग्रेज भारत पहुंचते हैं एक व्यापारी के रूप में, है ना। दे केम हियर एज ट्रेडर्स। अच्छा, क्यों आए? तो यूरोपीय मार्केट में, यूरोपीय बाजार में मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मसाले, स्पाइसेस, जो अपन सब्जी वब्जी में डालते हैं, पूरा मसाला वसाला लगाते हैं, स्पाइसेस। और मसाले हमारे मालाबार कोस्ट, मतलब केरल का जो इधर वाला तट है ना, वो मालाबार कोस्ट, ये मसालों के लिए जाना जाता है ना। तो उनको, अंग्रेज़ों को ये पता था कि भारत में मसाले बहुत होते हैं, तो मसालों के चक्कर में ये आए। अब मसालों की डिमांड होगी तभी तो इतना दूर जो है 7 समंदर पार करके पहुंचे हैं भारत। इसलिए क्योंकि 1600 ईस्वी में हम देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था ना, और जो यूरोपीय देशों में इतना ठंड पड़ता है, इतना कोल्ड होता है कि वहाँ पर बिना मांस खाए तो वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ब्लड को इतनी ठंडी में -20 डिग्री, -25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है,
जहाँ का टेम्परेचर, वहाँ मांस खा के ही शरीर को गर्म रखा जा सकता है, ब्लड गर्म रखा जा सकता है ना। अब ये भी बोलोगे कि तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा, सर वाइन और दारू पी के भी तो हो सकता है, तो क्या साला बच्चे को दारू पिलाओगे, है ना। तो इस तरह से जो है बहुत ज़रूरी हो गया था। अब ठंड में होता क्या है कि ठंड में जैसे जैसे वहाँ ठंड मतलब पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, ठंड आया तो जानवर जो है अपने अपने बिलों में चले जाते हैं, पूरे ठंड भर अपने बिल में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते। अपना उनको पता हो जाता है कि ठंड आने वाली, बर्फबारी पूरा बर्फ से ढक जाएगा इलाका, अपना खाना इकट्ठा कर लो और पूरे ठंड भर अपन बिल में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, खाना धीरे धीरे खाते रहेंगे, जब ठंड चली जाएगी बाहर निकलेंगे। तो साला ठंड में ही तो उनको मांस चाहिए खाने के लिए, तो ठंड में जानवर बिल में है तो उनको शिकार कैसे मिलेगा। तो भाई ठंड आने से पहले जानवर जब बाहर रहते हैं शिकार कर लो, और ठंड भर ताकि जानवरों का मांस खा सकें, अपने आप को गर्म रख सकें। लेकिन साला जानवर मार तो लोगे, वो तो सड़ जाएगा, उसको सुरक्षित कैसे रखोगे। रेफ्रिजरेटर तो था नहीं कि रेफ्रिजरेटर में रख लो, है ना, पूरे ठंड भर जो है काम चला लो उससे। इनको ये पता था कि मसाले मिलते हैं भारत में, मसालों का अगर लेप लगा देंगे हम लोग मांस के ऊपर तो उसको लंबे समय के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए मसालों की बहुत डिमांड थी। अंग्रेज आए, सस्ते दामों में मसाले यहाँ से मिलते थे और महंगे दामों में, है ना, 50 गुना 60 गुना दाम में यूरोप के बाजारों में बेचते थे, अपना भी इस्तेमाल करते थे, यूरोप के बाजारों में बेचते थे, तगड़ा मुनाफा कमाते थे। इस तरह इसीलिए ये भारत आए। और जब अंग्रेज भारत आए 1600 ईडी में, तो इस समय भारत में किसका शासन था? मुगलों का शासन था। किसका रूल था? मुगल रूल था, मुगल शासन चल रहा था। ठीक, मतलब इस समय भारत जो है किसके कब्जे में था? मुगलों के कब्जे में था। ठीक, टर्की से आए थे, मुस्लिम शासक हैं ये, भारत में आके कब्जा जमा लिया था और हम किसके गुलाम थे? मुगलों के। तो भाई अंग्रेज आए, मुगलों से इन्होंने परमिशन लिया, फरमान लिया और यहाँ व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार भले ही इन लोगों ने मसालों से शुरू किया, धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाते चले गए क्योंकि तगड़ा मुनाफा होता था। धीरे कपास का व्यापार, कॉटन हमारे यहाँ बहुत होता था, सस्ते दाम में कॉटन मिलता था, यूरोप के मार्केट में जाके महंगे दामों में बिकता था, बहुत मुनाफा कमाते थे। ठीक, ऐसा करते करते 1600 से हम पहुंच गए 1764 में। 1764 एडी में पहुंच गए, 1764 ईस्वी, 164 साल बाद। 164 सालों तक अंग्रेजों ने अपना व्यापार पूरा बढ़ा लिया है, हर चीज़ में बढ़ा लिया। चाय का व्यापार कर रहे हैं, अफीम का व्यापार कर रहे हैं, कॉटन का व्यापार कर रहे हैं, मसालों का व्यापार कर रहे हैं, मतलब व्यापार खूब तगड़ा व्यापार, खूब कमाई। लेकिन ऐसा करते करते 164 साल 164 ईयर्स आगे पहुंच गए। अब 1764 जैसे आता है, हमारी कल्पना में आएगा बक्सर का मैदान। कौन सा? एक मैदान, कहाँ का? बक्सर। ये कहाँ है? बक्सर। बक्सर इज अ प्लेस इन बिहार, बिहार में है। बक्सर का युद्ध का मैदान, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, मतलब 164 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटी सी सेना भी बना ली है, मतलब जो भी गोदाम, जो भी फैक्ट्री यहाँ खोलेंगे उनकी सुरक्षा के लिए, और मॉडर्न हथियार इनके पास थमा दिया। इधर 3 लोगों की जॉइंट आर्मी खड़ी है, 3 लोगों की जॉइंट आर्मी खड़ी है, मतलब 3 लोगों की संयुक्त सेना खड़ी है। एक मुगल बादशाह, उस समय जो मुगल का बादशाह था, मुगल बादशाह, मुगल रूलर कौन? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, एक इसकी सेना थी, मतलब दुश्मनी हो चुकी मुगलों से। एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम की बहुत बड़ी सेना खड़ी, प्लस बंगाल का नवाब मीर जाफर और अवध का नवाब, है ना, बंगाल का नवाब किसकी? मीर जाफर की सेना खड़ी है। उसके बाद कुछ ही समय बाद मीर जाफर को हटाकर वो लोग मीर कासिम को ले आते हैं, वो इतिहास का विषय वहां रहने दो। अवध का नवाब कौन? शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, है ना, शुजा-उद-दौला, इसकी सेना थी। हिंदी में लिख रहा हूं, एनी प्रॉब्लम? अभी स्टोरी है, समझ में आ रहा है ना? शुजा-उद-दौला, मीर जाफर, इन तीनों की जॉइंट आर्मी खड़ी एक साइड, दोनों में युद्ध होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, इन तीनों में।
तीनों में। और ये इतनी बड़ी सेना को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं, है ना। मतलब दिस जॉइंट आर्मी ऑफ द थ्री गॉट डिफीटेड बाय अ स्मॉल टाइनी आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी सेना को, संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। कैसे? तो एक तो वॉर टैक्टिक्स, युद्ध कला इनकी बहुत निपुण, दूसरा आधुनिक हथियार, है ना। इधर से या अल्लाह करके तलवार लेके जाते थे, उधर से दूर से ठाए ले खत्म, है ना। तो ये उसके सामने कैसे टिकते? तो इतनी बड़ी संयुक्त सेना तबाह हो गई। तो 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। और इस युद्ध का जीता किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने जीता। ये जीत लिया इन्होंने। अब ये जीत लिया तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अंग्रेजों ने इन सब का सिर काट दिया और जाके खुद गद्दी पे बैठ गए। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों को इस समय ज़्यादा मतलब था व्यापार से। ये चाहते थे कि भैया तुम हमसे डरो, जैसा हम कहें वैसा करो, हमारे बीच में आना मत। असल में मेन मकसद ये था। इन्होंने क्या किया? हाँ भैया तू मुगल बादशाह बना रहा, तू बंगाल का नवाब है ना, बना रहा तू, और तू अवध का, जा अपनी गद्दी बैठ, लेकिन अब जो हम बोलेंगे वो करो। भाई युद्ध में डर गए ना, अब जो बोलेंगे, जो जीजा जी बोलेंगे वो साले करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा हो गया। ये अक्टूबर में 1764 में अक्टूबर में शुरू हुआ था ये बक्सर का युद्ध। खत्म होते होते साल का अंत हो गया, है ना। अब इस युद्ध का रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या हुआ? 1765 इसी युद्ध के परिणाम के चलते 1765 में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार देने पड़े। दीवानी अधिकार देने पड़े। दीवानी अधिकार बोले तो दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स, इसको ऐसे लिखते हैं, दीवानी राइट्स। ठीक, दीवानी अधिकार देने पड़े। कहाँ कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, इन तीन जगहों के दीवानी अधिकार इनको देने पड़े अंग्रेजों को, है ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए, दीवानी राइट्स मिल गए। अब दीवानी अधिकार क्या है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिलने का फायदा ये हुआ कि अब अंग्रेज़ों को किसी को भी वो बड़ा बड़ा जो टैक्स, जहाज से माल भरना, ये सब उसके लिए चुंगी लगता है, वो सब नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सारे सामान्य प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पावर मिल जाएंगे, उनको अधिकार मिल जाएंगे। अधिकार मिल गए मतलब एक वार्षिक छोटा सा इतना में तय हुआ कि अब ऐसा है कि जो मिल जाए, और बोला चल तेरे को 10,000 साल का दे देंगे, और पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सामान्य प्रशासन कैसा होगा हम संभालेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा हमारी में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, राजस्व प्रशासन कैसा होगा हमारा जिम्मेदारी, हम सब चलाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया, शासन में चला गया, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी दे गॉट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इनडायरेक्टली, दो इनडायरेक्टली, इट वाज नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ही इन्होंने दीवानी अधिकार मांगे क्यों, उसका भी एक कारण है। पूछना कुछ भी पूछ सकता ना। अब देखो जैसा भी है धुंधला नक्शा दिख रहा है, कैमरे में सही दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है?
पूरा सफेद दिख रहा है। अरे साला, चलो इसी से दिखा देते हैं। अरे यार आजकल ये बहुत स्लो हो गया। और ये दिख रहा है, ये भी धुंधला दिख रहा है। लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं, ये अच्छे ग्राफिक्स में है नहीं। रुको, इंडिया मैप बस अभी का निकाल लो। ये दिखना चाहिए। 2500 इंटू 2500 है तो दिखेगा शायद। आजा, ये भी धुंधला, ये दिख रहा है। ये धुंधला क्यों आ रहा है? नहीं, अरे यार इसमें अच्छा मैप आता था, HD इंडिया मैप। अब देखते हैं, यही तो खोल रहा है, क्या फायदा क्या? चलो अब जो भी आ जाए समझ जाओगे। आजा, सब धुंधला आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ये इंडिया है, अब दिख रहा है कैमरे में साफ। उस समय का जो बंगाल बिहार उड़ीसा बोल रहे हैं ना हम, ये समझ जाओ ये पूरा झारखंड, ये पूरा बिहार, ये उड़ीसा है ना, और बंगाल यहाँ तक, और बंगाल ये पूरा बंगाल है, बांग्लादेश ये असम वाला, इतना बड़ा बंगाल, ये इतना बड़ा था बंगाल बिहार उड़ीसा, इतना बड़ा एरिया था। वो लोग, उन लोगों ने बंगाल बिहार उड़ीसा के ही दीवानी राइट्स क्यों मांगे? एक, पोर्ट, बंदरगाह, पोर्ट मिलेगा, इनके जहाज आराम से इनका कंट्रोल होगा। दूसरा ये कि आप देखोगे बांग्लादेश में पूरा एकदम नदियों का जाल है, देखोगे बांग्लादेश के नक्शे में, और इसीलिए आप देखोगे वहाँ जूट बहुत होता है, जूट, तो भी एक रॉ मटेरियल मिल गया उनके व्यापार के लिए। ये जो एरिया है यहाँ पर गंगा यमुना दोआब रीजन मिल गया, गंगा यमुना बेसिन, गंगा और यमुना बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इसके फिर नदियों के जाल, सहायक नदियाँ, जानते हो ना, छोटी छोटी नदियाँ आके जो जुड़ती हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। स्मॉल रिवर ज्वाइनिंग मेन रिवर, दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट रिवर, है ना। छोटी छोटी नदियाँ जो कहीं से निकलती हैं आकर नदी में मिलती है, तो वो उस नदी की, मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे ये नदी है मुख्य नदी, एक यहाँ से नदी निकली छोटी सी आके जुड़ गई, तो ये नदी क्या होगी? सहायक नदी। ये मान लो गंगा है तो ये गंगा की सहायक नदी होगी, ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इस तरह से नदियों का जाल, गंगा और यमुना बेसिन, गंगा और यमुना दोआब, इसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं ना। जैसे ये जाल बना ना, ये जो क्षेत्र बना, ये भूमि है, ये लैंड है सब, तो इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? दोआब क्षेत्र, गंगा दोआब क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गंगा बेसिन एरिया, है ना। हाँ बोल सकते हो, ठीक। ये और जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नदियों का, इतनी बड़ी बड़ी नदियों का, गंगा और यमुना का बेसिन है, मतलब दोआब क्षेत्र, इतना बड़ा एरिया, इतना बहुत बड़ा एरिया, यहाँ नदियों का जाल है, तो जाहिर सी बात है ये जो ये होगा बहुत उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी यहाँ की लैंड, पानी कोई कमी नहीं, मतलब आम जगहों से प्रोडक्शन 10 गुना ज़्यादा। और अंग्रेजों को क्या चाहिए था व्यापार के लिए? रॉ मटेरियल, कच्चा खनिज, कच्चा माल यहीं से मिलता। इसीलिए बहुत सोच समझ के उन लोगों ने बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट्स मांगे, और देना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुगल बादशाह को देना पड़ा। ले भाई, गला मत उड़ाना, ये ले, दे दिया, ठीक। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पहली बार भारत में अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष शासन का स्वाद चख लिया, इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट उन्हें मिल गया। लालच बढ़ेगा अब उनका, क्योंकि अब जितना भी प्रॉफिट था उनका, वो अचानक से 400 गुना 500 गुना बढ़ गया। अब यही से भारत की बुरी किस्मत शुरू होती है। उनकी नज़र, अब उनको ये लग गया कि भैया हम लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी सेना को हरा ही दिया,
साला क्यों ना पूरे भारत को धीरे से कब्जा ले। पूरे भारत को कब्जा कर लेंगे तो सब कुछ हमारा, ना हमको किसी को टैक्स देना, ना कुछ देना, माल हमारा, व्यापार हमारा, पैसा ही पैसा होगा। नहीं, यहीं से शुरू होता है उनका लालच। अब वो पूरे भारत को धीरे धीरे हर जगह लड़ाई करेंगे, हराएंगे और कब्जा कर लेंगे। यहीं से कहानी शुरू होती है। इससे पहले भी कुछ युद्ध हुए हैं, जब अंग्रेज जैसे प्लासी का युद्ध और ये सब हुआ था, है ना, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो संविधान पढ़ने जा रहे हैं ना, हम उसकी रूपरेखा देख रहे हैं। अब ये हो गया। अब कहानी यहां से थोड़ी आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं अब कहां, 1857। सीधे 1857 में पहुंच गए। मतलब अंग्रेजों के आने के 250 साल बाद, 250 साल बाद। और इस समय क्या होता है, इस समय कौन आएगा हीरो, मंगल पांडे। ठीक, अच्छा। अब नेटिव इन्फेंट्री, एक देखो, अंग्रेजों ने अपनी सेना बहुत बढ़ा ली, क्योंकि 1857 तक लगभग पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। अंग्रेजों ने अपनी सेना बहुत बड़ी कर ली। इस सेना को बड़ी करने के लिए इन लोगों ने भारतीयों को भी अपनी सेना में शामिल किया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सब इनके सैनिक बन गए। ठीक, बहुत बड़ी सेना इन्होंने तैयार कर ली, क्योंकि अब पूरे भारत इनके कंट्रोल में था। तो जो बहुत बड़ी सेना होती है ना, तो ये अलग अलग जगह टुकड़ियों में पोस्टेड की जाती है ना। यहाँ 100 लोगों की एक बटालियन, यहाँ ऐसे हर जगह। तो एक नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। वो कहाँ पोस्टेड इस समय, मीरठ में। कहाँ पोस्टेड थी, मीरठ में। मीरठ जानते हो कहाँ है? मीरठ एक शहर है उत्तर प्रदेश में, मीरठ। वो मेरठ बोल लो, मीरठ बोल लो, यही वही है। लेकिन अंग्रेजी में तुम लोग MEER ऐसे लिखते, मीरठ, ME आप जो भी लिखते, मीरठ है वो। मीरठ किस लिए फेमस जानते हो? मीरठ फेमस है कि कोई भी ट्रक वहां चोरी करके वहां पहुंचाई जाए, आधे घंटे में उसका पुर्जा नहीं मिलेगा। इतनी तेजी से काटते हैं ना कि ऊर्जा पुर्जा अलग। तो बड़े बड़े ट्रक जो चोरी होते हैं ना, पहुंचते हैं मीरठ कटने के लिए। ठीक, तो मीरठ इसलिए बहुत फेमस है। अच्छा, अब यहीं पर जो अंग्रेजों की एक बटालियन है, वहां पे एक सैनिक है, सोल्जर है, कौन, मंगल पांडे। अब मीरठ कहीं से नहा के आ रहा था, तो एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा था, तो उसके परछाई पड़ गई है, झाड़ू लग गया, जो भी हुआ। अब मंगल पांडे ब्राह्मण, और जानते उस समय चोचला बहुत था, तो वो भड़क गया उसके ऊपर, साला मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अभी नहा धोकर अब शुद्ध होके आ रहा हूँ, अशुद्ध कर दिया मेरे को, अछूत। तो हंस दिया जोर से और बोला, काहे का धर्म भ्रष्ट हो गया, धर्म बचा होगा तो भ्रष्ट होगा। बोला क्या मजाक करता है? बोलता चलो दिखाता हूँ। तो मीरठ में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी, जहाँ कारतूस, बुलेट का खोल बनता था, कवर, जिसको कार्ट्रिज कहते हैं हम लोग, है ना। कवर ऑफ अ बुलेट इज कार्ट्रिज, वो बनता था। उसको बनाने के लिए अंग्रेज किसका इस्तेमाल करते थे? गाय और सूअर की चर्बी का, सस्ता पड़ता था उनको। गाय और सूअर की चर्बी से गोली का कवर बन रहा है, और वही सैनिकों को बेचारों को, है ना, उसी से छर्रा निकाल के उसमें राइफल में भरना होता था, खोजते थे, फायर करते थे। अब भाई युद्ध चल रहा है तो कहाँ वो चाकू से काटेगा, ये वो, तो दांत वोत में लगा लेते थे किसी तरह उसका कवर। आज जो मेटल खोल आता है, उस समय वैसा खोल नहीं होता था, ठीक है, छर्रा रहता था। अब साला इन लोगों भड़क गया वो देख के कि साला हिंदू, हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया अंग्रेज। गाय की चर्बी हम अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, मुंह में लग रहा है हमारे धर्म। जाके तुरंत बटालियन ने बताया, अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी धर्म के साथ खिलवाड़ किया। मुसलमानों को पता चला कि साला सूअर का चर्बी भी उसमें मिला है। अब मुसलमानों के लिए सूअर हराम है, पाप है। भड़क गए सब। तुरंत जो है हिंदू मुस्लिम भारतीय सैनिक वहां से इकट्ठा हुए और राइफल लूटा वहां से, 2 अंग्रेजों को गोली मारी, फरार। विद्रोह हो गया। सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया।
रिवोल्ट कर दिया। इसी इंसिडेंट को हम कहते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, 1857 का विद्रोह। और कुछ इतिहासकारों ने इसे ही भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहा, इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, है ना, कहा गया। अच्छा, अब ऐसा हो गया, अब अंग्रेज बुरी तरह से डर गए। डर क्यों गए? ये सैनिक वहां से मार मुरा के हथियार लूट करके भाग के पहुंचे कहाँ? इस समय मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इस समय, भाई वो शाह आलम थोड़ी जिंदा रहेगा साला तब से अभी तक, अब उसका बेटा सब बदलते जा रहे हैं। अभी कौन है? बहादुर शाह जफर नाम का बादशाह, कठपुतली, क्योंकि 1765 से ये लोग नामी के बादशाह रह गए थे, है ना। बहादुर शाह जफर 60 साल का बुड्ढा, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद बाल, है ना। वो तो कठपुतली था, क्योंकि अंग्रेज ही पूरा बागडोर संभाल रहे थे। सैनिक पहुंचे इसके दरबार, दिल्ली पहुंच गए। मीरठ से दिल्ली बहुत पास है। रात में भागते 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 पहुंच गए तड़के दिल्ली। बहादुर शाह जफर बैठा, जानते हो कैसे पोस्चर उन लोगों को बना रहता था, ऐसे करके। ये लोग पहुंचे, बोले बादशाह हम लोगों ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पहले तो फटी कि साला ये भाग के मेरे पास आए, अंग्रेज इसका हिसाब किताब मेरे से ना कर ले। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कन्विंस हुआ, उसके मन में लड्डू फूटा। कैडबरी का नहीं था उस समय, कैडबरी नहीं था, लड्डू फूटा। बोला साला अगर पूरे अंग्रेजी सेना में 60% से ज्यादा तो भारतीय सैनिक हैं, हिंदू मुस्लिम, और अगर ये पूरी सेना एक हो जाए तो एक रात नहीं लगेगा अंग्रेजों को निपटाने में। तो उसके मन में लालच आया कि साला मैं साथ दूंगा तो पूरे सैनिक का साथ मिलेगा, और फिर क्या होगा, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ के फिर हमारी मुगल बादशाहत वापस आ जाएगी। हाँ, मैं तुम्हारा नेता हूं, है ना। यही गड़बड़ हो गया उससे। अब उसने जगह जगह जो उसके थे उनको मैसेज भिजवाया कि अंग्रेजों हम लोग विद्रोह कर दिया है, सैनिकों ने विद्रोह, यलगार हो। इधर सब खबर पहुंचा, इधर उधर तुम्हारा बिहार में जगदीश कुंवर, इधर कानपुर में तात्या टोपे, है ना, इधर लखनऊ में हजरत महल, और ये सब लोग विद्रोह को, ये जो टुकड़े टुकड़े में जगह जगह विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व संभाला, लीड किया उसको। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, हर जगह इनकी टुकड़ी थी, एक एक कैप्टन के नेतृत्व में एक एक टुकड़ी भेजी और सारे विद्रोह को दबा दिया। हर जगह से विद्रोह खत्म कर दिया गया। तो ये जो मिलिट्री रिवोल्ट, ये जो सैन्य विद्रोह 1857 में अचानक शुरू हुआ, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया, हर जगह दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई और ये सब शहीद हो गए उसमें। और ये बहादुर शाह जफर साला बुढ़ा तो कलाकारी किया हमारे साथ, इसको रंगून भेज दिया। आज साला तू यहाँ रहेगा नहीं, रंगून जा, तेरे को इतना पेंशन दे देंगे, काम चलाते रहना, है ना, और नाचने गाने वाली व्यवस्था कर देंगे, वहीं मजा ले, यहाँ आना नहीं। एक पेंशन तय कर दिया वहां पे, वहीं वो मर गया। बहादुर शाह जफर रंगून में ही मरा। लेकिन अंग्रेज ये विद्रोह 1857 का दब गया। क्यों दबा? कारण है इसके। एक तो अचानक बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान के ये विद्रोह हो गया, है ना। और दूसरा बात, अनऑर्गेनाइज्ड था, ये असंगठित विद्रोह था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, बिहार में, कानपुर में, दिल्ली में, यहाँ। अगर ये सारे एक साथ होते तो बहुत बड़ी ताकत हो जाती, तो शायद अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में मुश्किल होता। लेकिन छोटा छोटा विद्रोह, ये अनप्लान्ड अनऑर्गेनाइज्ड विद्रोह अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया। लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है अब भारत की राजनीति न बोलना चाहिए, भारत के शासन प्रणाली में, रूलिंग सिस्टम में। क्योंकि अंग्रेज भी डर गए थे कि चलो भैया ये तो छोटा सा विद्रोह हुआ, संभाल लिया, लेकिन साला अगर भविष्य में ऐसा विद्रोह और हो गया और हमारी सेना में 60% से ज़्यादा भारतीय सैनिक हैं, एक साथ मिलकर विद्रोह किया तो बोटी बोटी नोच डालेंगे साले पल भर में, है ना, पूरा अंग्रेजी शासन एक रात में खत्म। तो डर गए। तो अब तक जो 1600 से 1765 से जो अंग्रेजों का भारत में शासन शुरू हुआ,
1857 तक, यहाँ तक जो शासन है ना, जो अंग्रेज़ों ने भारत में रूल किया है, शासन किया है, इसको दो भागों में बांटते हैं अपन, ठीक। एक बक्सर के युद्ध के बाद अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, इनडायरेक्टली, है ना। 1857 तक जो भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ उसे कंपनी शासन कहा जाता है। कौन शासन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। लेकिन 1857 की इस क्रांति के बाद क्या हुआ? ब्रिटेन की महारानी ने भंग कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे भैया तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, सीधा आप भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। तो 1857 के बाद जो शासन चलेगा, जो रूल चलेगा, इंग्लिश रूल चलेगा, इसे हम क्या कहेंगे? क्राउन रूल, है ना, क्राउन शासन कहेंगे। क्राउन, ब्रिटेन की महारानी का क्राउन, उसका शासन, है ना। तो समझ गए आप, अंग्रेजों का भारत में शासन दो चरणों में बांटा जाता है। एक आपका ये हो गया यहाँ से 1765 से लेकर ये यहाँ तक का शासन, ये कौन सा शासन? कंपनी शासन, कंपनी रूल। और 1857 से जो अब तक इधर का जो शासन चल रहा है, ये कौन सा शासन? क्राउन रूल, है ना। इस तरह से दो उसमें बांट दिए। अच्छा, अब ये चल गया भैया, ये भी खत्म हो गया, ये इवेंट भी खत्म हो गया। अब देखो 1857 के बाद सीधे हम कहां पहुंचे? 1939 से 45, 1939 से 45, है ना। अब ये तारीख, इस तारीख को क्या हुआ? इस समय क्या हुआ? अभी इस समय क्या हुआ? जर्मनी में हिटलर था, ऐसे ये वाली मूछ पॉपुलर हुई थी, है ना। तो ये क्या किया? ये पोलैंड पर बम गिरा दिया। पोलैंड एक देश है यूरोप का, बम गिरा दिया, है ना। और पोलैंड का दोस्त कौन? इंग्लैंड। पोलैंड बोला भाई जर्मनी बम गिरा दे, अच्छा इंग्लैंड आ तो दोस्त, पहुंच गया उधर उसके फेवर में। इधर पहुंच गया जर्मनी, अबे दोस्त बुला लिया, इधर फोन कर रहा भाई झगड़ा हो गया है, इधर आ, ये अपना एक दो देश बुला लिया। इधर से अरे भाई ये दोनों एक हो गए, उधर से वो तीसरा देश बुला लिया। तो साला ये वर्ल्ड वॉर, ये जो है ना, इसको इस समय क्या कहते हैं? ये है विश्व युद्ध का समय, विश्व युद्ध। और कौन सा विश्व युद्ध? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहला कब हुआ था? 1914, 1914 से 19, और ये दूसरा था। अब एक तरफ दो पार्टी खड़ी हो गई युद्ध में। एक तरफ कौन सी पार्टी? एक्सिस कंट्रीज, ध्रुवी देश, है ना। एक तरफ कौन सी कंट्री? ध्रुवी देश, एक्सिस कंट्रीज। और एक तरफ कौन सा? मित्र देश, मित्र देश, एलाइड कंट्रीज, एलाई, है ना। इधर कौन? इधर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, और एक और है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, और जग। पोलैंड तो छोटा सा, वो कुछ नहीं था, इसी छोटा सा वो। इधर कौन? जग जी, जग जैसे जापान, जैसे जापान, यू से जापान, रशिया, जर्मनी और इटली इधर होना चाहिए। कोई भी देख लेना, 4 देश इधर, 4 देश इधर। घमासान युद्ध पढ़ोगे हिस्ट्री में, हिस्ट्री में पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो? हैं? हिस्ट्री में नहीं पढ़े हुए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं जानते? ये देख तो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ कौन कौन से थे, एक तरफ कौन कौन से देश थे? जहां तक है मेरी मेमोरी में, मैं सही जा रहा हूं, एक एक देश मिस हो रहा है साला। यहाँ इटली होना चाहिए। एक्सेस कंट्रीज,
जर्मनी, इटली और जापान भी है। जर्मनी, इटली है ना। हाँ, हम्म। जापान और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, हाँ अमेरिका, हाँ सोवियत संघ। हाँ। अच्छा, रूस यहाँ है, रशिया यहाँ है। ये जग जी, मेरे को याद आ रहा है, ये घमासान युद्ध हो गया, कौन जीता? ये जीते, मित्र राष्ट्र इस विश्व युद्ध में जीत गए, है ना। अब देखो हम आजाद कैसे हुए, उसकी कहानी, वास्तविक कहानी यहां है। कौन? इसी समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, है ना। इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, है ना। एटली केटली जो भी बोलो, ये था। अब क्या हुआ इस विश्व युद्ध से, इस वर्ल्ड वॉर से, कि भैया अब ब्रिटेन ने जितना पैसा यहाँ से लूट खसोट के भारत से कमाया, सब जाके घुस गया कहाँ? युद्ध में। जितनी बड़ी सेना यहाँ बनाई थी वो जाकर विश्व युद्ध में जाकर निपट रही थी। तो ये इस वर्ल्ड वॉर से, इस द्वितीय विश्व युद्ध से अंग्रेज बुरी तरह से कमज़ोर हो गए, फाइनेंशियली भी कमज़ोर हो गए और मिलिट्री वो भी कमज़ोर हो गई, सैन्य दृष्टि और वित्तीय रूप से बहुत कमज़ोर हो गए। अब भारत में इनका टिक पाना मुश्किल था, ना पैसा है ना तो सेना है। क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी, भले ही वो क्रांति अंग्रेज़ों ने दबा दी, उस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यहीं से बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनने लगे, क्रांतिकारी संगठन बनने लगे, है ना। जैसा मौका मिलता था लोग अंग्रेज़ों के ऊपर बम फोड़ देते थे, गोली मार देते थे, छुप जाते थे, है ना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे क्रांतिकारी आपको आगे पढ़े होंगे आप लोग, ये पैदा होते हैं। मकसद एकदम क्लियर है, सालों को अंग्रेजों को ठोकना है, भगाना है यहाँ से, देश हमारा है ना, ठीक। लेकिन इससे पहले, इन दोनों की इवेंट से पहले एक चीज़ भुला गया। 1857 से और इस इवेंट के पहले बीच में 1885 भी आता है, 1885। और इसमें क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस 1885 में किसकी स्थापना? कांग्रेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। ये वही पप्पू वाले पार्टी, ये वही है कांग्रेस। और ये कांग्रेस स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने, H.O. ह्यूम लिखोगे, H.U.M.E. ह्यूम, इसने। अब इतिहासकारों का कहना है 1857 की क्रांति से डर गए थे अंग्रेज, है ना। तो इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने, ये स्कॉटलैंड का था, ये ए.ओ. ह्यूम कहाँ का था? स्कॉटलैंड, स्कॉटिश, है ना। तो स्कॉटलैंड का था ये ए.ओ. ह्यूम। अंग्रेज़ों ने, इतिहासकार हिस्टोरियंस का मानना ये है कि अंग्रेज़ों ने ए.ओ. ह्यूम को कहा कि काम कर, तो कांग्रेस बना और इंडियंस को, भारतीयों को ये बता कि ये पार्टी हमने भारतीयों के लिए बनाई है। ए.ओ. ह्यूम ने, मैंने भारतीयों के लिए बनाई है, भारतीय आप इसमें शामिल हो। अंग्रेज़ों को अब जो भी हमारी मांगे होंगी हम इस पार्टी के माध्यम से रखेंगे और अंग्रेज़ों को मजबूर करेंगे मांगे पूरी करने को। मतलब लॉलीपॉप थमा दिया एक ठो। अब क्या है कि जैसा विद्रोह हुआ ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो सके, कि लोग भ्रम में रहेंगे कि भैया अब हमारी मांग के लिए एक राजनीतिक पार्टी तैयार हो गई है और राजनीतिक पार्टी भारतीयों की मांगे, डिमांड को अंग्रेज़ों के सामने उठाएंगी और अंग्रेज़ पूरा करेंगे, है ना। इसीलिए इतिहासकारों का कहना है कि 1885 में कांग्रेस की जो ये स्थापना थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा, वास्तव में इसने 1857 की क्रांति दब तो जरूर गई, लेकिन एक राष्ट्रीयता की आग जरूर फैल गई, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई कि हाँ हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, हम भारतीयों को एक होकर लड़ना होगा, हमारे में शक्ति है, हम अंग्रेजों से लड़ाई कर सकते हैं। तो ये जो विद्रोह की आंच जो शुरू हुई थी, राष्ट्रीयता की भावना जो जागी थी, इन्होंने एक चाल चली कि हम कांग्रेस रूपी सेफ्टी वॉल्व इस फ्लो में खड़ा कर देते हैं।
पानी के पाइप में पानी का बहाव जब होता है तो उस पानी को बीच में ऐसा वॉल्व लगाते हैं कंट्रोल करने के लिए, बंद करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो 1857 की क्रांति से ये जो राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म को चिंगारी उठी है, इस बहाव को ऐसे बीच में कांग्रेस रूपी एक दीवार, सेफ्टी वॉल्व खड़ा कर दिया जिससे आगे न बढ़ सके। समझ रहे हो? कांग्रेस की संज्ञा किससे की गई? कांग्रेस का कंपेयर किससे किया गया? सेफ्टी वॉल्व से, है ना, कि आगे जो है सेफ्टी वॉल्व, समझ रहे हो ना, वॉल्व है ना, सेफ्टी वॉल्व। तो भारतीय इतिहासकारों ने बोला साला अंग्रेजों का ये चाल था, कांग्रेस कुछ और नहीं बल्कि वो जो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कांग्रेस ने काम किया कि वो ऐसा विद्रोह दोबारा आगे भविष्य में ना हो सके, इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस रूपी एक सेफ्टी वॉल्व फिट कर दिया। समझ रहे हो? जिसको अंग्रेज अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके। ये हुआ। इसी में कांग्रेस में आगे चलकर आप देखोगे बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, है ना, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सब शामिल होते हैं। और गांधी 1915 में डरबन से वापस, अफ्रीका से वापस लौटकर वो भी शामिल हो जाते हैं। ठीक, क्रांतिकारी अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अपना काम कर रही है। इसी बीच में, इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान, यही जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस गांधी के पास गए, बोले भैया बहुत अच्छा मौका है ना, इनके दुश्मन है जापान, जापान हमारा साथ देगा, जापान का साथ लेते हैं, चढ़ाई करते हैं, भारत को आज़ाद करवा लेते हैं। गांधी के पास गए, गांधी बोले नहीं, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करूंगा मैं। सुभाष चंद्र बोस बोला यार अजब बात है, साला इसी समय हम आज़ाद हो जाएंगे, जापान हमारा सहायता करने को तैयार है, अंग्रेजों खदेड़ देते हैं, अंग्रेज जो है कमज़ोर हो चुके हैं, सेना है ही नहीं उतनी बड़ी अब। गांधी बोला नहीं, बोला राइट, ऐसी तैसी कांग्रेस छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दिया, भाग गए कहाँ? सिंगापुर। भागे नहीं, चल दिए कहाँ? सिंगापुर। बोले ये बुढ़ाऊ अपने होशियारी में भारत की ऐसी तैसी कर देगा। कैसे? बोलो कैसे? अरे भाई, ये वही गांधी है जो भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए इजाज़त देता है। वो हिंसा में भाग नहीं ले रहा, हिंसा में भूमिका नहीं है गांधी की कि अंग्रेज जो भारतीय सैनिक हैं, जाओ वो अंग्रेजों को विश्व युद्ध में ले जाओ, वहाँ निपटा दो, वहाँ जाके निपट ही तो रहे थे। तो दोगली नीति नहीं लगती। और इधर नहीं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करना है। तब पता चलता है कि राजनीति थी। सुभाष चंद्र बोस इसको समझ गए, छोड़ के चले गए सिंगापुर। सिंगापुर में वहाँ उन्होंने एक फौज खड़ी की जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। जापान का सहयोग से चढ़ाई किया और भारत के अंडमान निकोबार में तो अंग्रेजों को खदेड़ के झंडा भी गाड़ दिया, वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की सरकार भी बना दी। अंग्रेजों को डर ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस से था, तो पता था कि वो आ रहा है ना। वरना कांग्रेसी क्या था, जाके खड़े हो जाते थे तख्ता लेके, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, एक गाल पे झापड़ मारे तो ये एहू में मार, है ना। अंग्रेजी इतने मूर्ख थे साले, इतने 54 देशों को गुलाम बना के रखा था कि एक गाल में मारेगा, दूसरा गाल आगे कर तो नहीं मारेगा, और मारेगा साला, गजब चूतिया है, और मारेगा, जूता मारेगा। तो हमें आज़ादी कुछ इस तरह से मिली है, लेकिन इतिहास हमें मैनिपुलेट करके पढ़ाया गया, है ना। कांग्रेस ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक लाभ उनको मिलता रहे, आगे तक मिलता रहे। इस तरह से अब इसने क्या किया, क्लेमेंट एटली ने बड़ी चालाकी से घोषणा कर दिया, हाँ भैया हम जून 1948 तक, कब तक? जून 1948 तक हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे। 1948 घोषणा कर दी। इसको पता था अब हम टिक नहीं पाएंगे, घोषणा कर दिया कि जून 1948 तक हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। ठीक, और भाई हम छोड़ के जाएंगे तो यहाँ का बागडोर किसी को दे के जाएंगे। तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी उस समय, कांग्रेस को यहाँ की सत्ता सौंप कर चले जाएंगे। ये डिक्लेयर हो गया, कर दिया। अच्छा, अब ये डिक्लेयर कर दिया मतलब हमको, अब कांग्रेसियों को पता हो गया कि भैया अब भारत आज़ाद होने वाला है।
इन्होंने डिक्लेयर तो किया लेकिन ये पहले ही चले गए। कब चले गए ये? 15 अगस्त 1947 को ही हम आजाद हो गए ना, आजाद हो गए हम लोग। अब क्या हुआ? अब कांग्रेसी बोले अंग्रेजों से, देखिए साहब क्या है कि अब तो आप लोग चले जाओगे, कृपा आप लोगों की, लेकिन हम लोगों को शासन चलाना कैसे हमें पता नहीं है ना, तो हमारे लिए काम कीजिए, हमारे लिए सहायता कीजिए कि हमारे लिए आप संविधान बनाने में मदद करें, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी मदद करें, क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं हमको। साला जिसको आओ देखो हमको गुलाम बना के चलेगा, कभी अरब से आए है ना, कभी तुर्की से आए, सब आए, आगे आप लोग आए, आप लोग भी गुलाम बना के चले गए है ना। तो इन शॉर्ट हम लोग पपलू रहे है ना, बड़ी बड़ी डींगे तो हाँकते हैं, लेकिन जो भी बाहर से आया हमको पपलू बना के लूट खसोट के चला गया, और हम लोग बस तख्ती लेके हमारा देश है, हमको माफ कर दो, हमको छोड़ दो, ये करते रहे। नवंबर 1900 अंग्रेजों ने ये रिक्वेस्ट मान ली कांग्रेस की है ना। नवंबर 1946 में अंग्रेजों ने एक 3 सदस्यीय दल भेजा, जिसको क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। क्या भेजा उन्होंने? कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। 3 सदस्य कौन कौन? ना, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग शामिल थे इसमें। और इस कैबिनेट मिशन का चेयरमैन कौन था? अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस है ना। इन नवंबर 1946 अ कैबिनेट मिशन रीच्ड इंडिया, भारत पहुंचा। कौन कौन से सदस्य कैबिनेट मिशन के? पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और इस कैबिनेट मिशन का चेयरमैन अध्यक्ष कौन था? समझ गए? ओके। क्रिप्स। अरे वैसे तो बहुत नाम है, लेकिन आपको उतना पूरा नाम याद करके क्या करना है? स्टैफोर्ड और एवी अलेक्जेंडर ये पहुंचे। समझ गए? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन? पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्य कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस कैबिनेट मिशन ने एक संवैधानिक सभा बनाई। इन्होंने क्या बनाया? एक संवैधानिक सभा। इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। ठीक। इसमें कितने मेंबर्स थे? 389, 389 सदस्य। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, ये सदस्य आ गए। अब देखो, ये जो 389 सदस्य थे ना, देखो यहाँ भारत में अभी भी हम आज़ादी से पहले भी हमारे यहाँ प्रांतीय चुनाव होते थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे है ना। मतलब भारत जैसे आज भारत के अंदर आपको राज्य और संघ शासित प्रदेश दिखते हैं, जब अंग्रेजों का कब्जा था तो भारत में उस समय क्या था? भारत में भाई जहां जहां अंग्रेजों का सीधा कब्जा, ये क्या कहलाते थे? ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां तक अंग्रेजों का। और बाकी ये जो छोटे छोटे इलाके जहां पर छोटे मोटे राजा महाराजा शासन करते थे, इनको अपन क्या बोलते थे? रियासत। क्या बोलते थे इन्हें? रियासत। अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट्स, जहां छोटे छोटे प्रिंस राज किया करते थे, यही था। तो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर भी इसमें शामिल थे। और ये जो प्रिंसली स्टेट थे, रियासत, इसके भी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भी यहाँ इन 389 सदस्यों में शामिल थे। डिटेल आप सब इन टॉपिक्स का पढ़ोगे, बस मैं इंट्रोडक्शन में भूमिका ले जाके जोड़ रहा हूँ आपको कि समझ हो कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, समझ रही हो? ये बन गया। अब भाई इतना 389 सदस्यों का एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया। और लेकिन भाई बड़े बड़े आयोजन होता है तो काम कैसे करेंगे? संविधान बनाना है। कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया संविधान बनाने के लिए? संविधान सभा।
और इस संविधान सभा ने असल में भारत का संविधान बनाया है। ध्यान रहे, कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान बनाया है क्या? नहीं। कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए किसका निर्माण किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और भारत का संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने बनाया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है ना। बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, अरे यार पागल साला, रुक तो सांस ले। बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे घर में शादी करना है तो भाई 2-4 लड़के लड़कियों को, ये लड़कों को समझा रहे तो केटरिंग का व्यवस्था देखना, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 2-4 लोगों को और कहीं लगा दिया, 2-4 मेहमानों को देखना, है ना। घर में लड़की की शादी है, लड़की उर्फी जावेद जैसी निकल गई तो फिर भी समस्या है। बाप को पता है चाल चलन, तो बाप एक, अब उसकी भी मामा बुआ की जो भी लड़की आई थी उसको एक और ड्यूटी दे, नज़र रखना इसके ऊपर, भरोसा नहीं है। क्या पता शादी से ठीक पहले, मंडप सजने से पहले निकल ले। कमरे में देखना कोई साड़ी पर्दा ना रहे। साड़ी पर्दा क्या है, बाप पिक्चर में देखा था, साड़ी उड़ी लगा के मौके पे लड़की फरार हो जाती। इसे कमरे में कोई भी लंबा साड़ी पर्दा रहने नहीं दिया, साला भागने का कोई चांस ही नहीं, 4थी मंजिल में रखा। और अपनी पूरी जो मामा और वो चाचा भतीजियाँ आई थी, नज़र रखो, तुम्हारी ड्यूटी इस पर नज़र रखने की, कहाँ बात करती, किधर बात करती, किधर जा रही, नज़र रखो। तो बड़े बड़े आयोजन में जानते हो छोटे छोटे काम बांटे जाते हैं। ये इसी 389 सदस्य में से क्या हुआ, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, अलग अलग कमिटीज़, वो भी डिटेल में आप पढ़ोगे। बहुत सारी समितियां बनाई गई, जैसे झंडा समिति, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति, है ना, अ कमिटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, अ कमिटी रिलेटेड टू नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति। इस तरह से बहुत सारी समिति बनाई और सारी समिति अपने अपने काम पर लग गई। इनका काम क्या था? भारत का संविधान बनाना। ठीक है, इन्होंने भारत का संविधान बनाना शुरू किया, भारत का संविधान बनाना शुरू किया। अब देखो भाई, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन आया भारत, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, और 1947 के स्टार्टिंग में इन्होंने संविधान पर काम शुरू कर दिया। लेकिन हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, 1947 में आज़ाद हो गए। संविधान बनना शुरू ही हुआ और 8 महीने में आज़ाद हो गए। संविधान तो अभी बनना नहीं है, बहुत समय लेना है। कितना समय लेगा संविधान बनने में? 2 साल 11 महीना 18 दिन, 11 महीना 18 दिन लेने वाला, मतलब लगभग 3 साल, है ना। अच्छा, ये भारत, ये देखो इस बीच में यहाँ पर भी एक इवेंट हुआ, और भारत 26 नवंबर, यहाँ पर 2 चीज़ देखो, 1947 के स्टार्टिंग में संविधान बनना शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949, और एक डेट कौन सा आता है, 26 जनवरी 1950। ये 2 डेट आएंगे। मतलब यहाँ से बनना शुरू हुआ 1947 से, और बनते बनते इस समय तक कुछ प्रावधान संविधान के बनकर तैयार और लागू कर दिए गए। लेकिन फाइनली संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। ठीक, हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। लेकिन संविधान बन रहा है और हम आज़ाद यहाँ हुए, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि चलो भैया इनको बता दे कि स्वतंत्र भारत में राजतंत्र तो होना नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत क्लियर थी कि स्वतंत्र भारत में क्या होगा? लोकतंत्र होगा। क्या होगा? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होगा, है ना। स्वतंत्र भारत में क्या होगा? डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, है ना। अब लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? पढ़े होगे स्कूल में तुम लोग, जिस देश में लोकतंत्र होगा वहां पे शासन किसका होगा? सरकार का। राजा महाराजा का शासन नहीं होगा, किसका होगा? सरकार का होगा। सरकार शासन करेगी, है ना। कौन शासन करेगा? अ गवर्नमेंट विल रूल। ठीक, किसका शासन होगा? सरकार का शासन होगा, गवर्नमेंट रूल करेगी, राजा महाराजा शासन नहीं करेंगे। उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। भारत में क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अब ये जो सरकार होती है, ये इसका नेचर, प्रकृति कैसी होती? जनता
की सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार और जनता के लिए चुनी गई सरकार। जनता के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पढ़े होगे? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब जनता की सरकार होगी, मतलब इन्हीं जनता में से लोग चुनाव में खड़े होंगे, चुनाव में खड़े होंगे और वही जाके सांसद, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो किसकी सरकार होगी? जनता की सरकार। हमारे बीच में से ही भ्रष्ट कुछ प्रवृत्ति के लोग चुनाव में खड़े होंगे, जीतेंगे और जाके सरकार बनाएंगे। अच्छा, फिर जनता द्वारा चुनी जाएगी, मतलब हमारे बीच से ही खड़े होते हैं, जनता की सरकार। और वोट कौन करता है? बाकी लोग, हम लोग वोट करते हैं, है ना। हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये कम चोरी करता है, ये बड़ा चोर है, तो चलो चुनना तो है ही है, तो कम चोरी जो कर रहा है उसको चुन लेते हैं। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अब चुन के जो सरकार में जाके बैठे हैं वो काम किसके लिए करेंगे? जनता के लिए काम करेंगे, जो कि सरासर झूठ है। ये साले ऐसा हाथ बढ़ा, जनता के लिए काम करने गए हैं, वहां सरकार में बने, अपने 7 पीढ़ी के कमाई के लिए वहां जगह हैं। ठीक, ये होती तो लोकतंत्र होगा। ठीक, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। कल मिलेंगे, ये कहानी खत्म हो गई, संविधान के मूल ढांचे में पहुंच जाएंगे, संविधान वहां से पकड़ लेंगे।